नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में कल हमने बेल्फोर के नियम तक पढ़ लिया था। तो कल क्या हुआ कि क्लीवेज पार्ट 3 की जगह पार्ट 3 की जगह 2 लगाना था और वहाँ लग गया था 3, तो आपको उसको 3 वाले पार्ट को 2 मानना है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फ्लूजर के नियम से, क्योंकि कल हमने बेल्फोर के नियम तक पढ़ लिया था। तो फ्लूजर का नियम क्या है, देखो। स्पेंडल फाइबर का निर्माण सदैव कम प्रतिरोध की दिशा में होता है। ये बात किसने कही? फ्लूजर ने कही। और आप सबको पता है कि ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आपको याद ही करना है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। ये एक एग है और आप सबको पता है इधर योक भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इधर तो स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पर योक कम है, इसका मतलब इधर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पर योग कम है तो वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगा, यहाँ पर योग ज़्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा। और आप सबको पता है ये बेल्फोर के नियम के अकॉर्डिंग होता है। आप इसे याद किस तरीके से रखोगे कि ये बात फ्लूजर ने बोली थी? देखो, ये एक क्लासरूम है और इसमें ये स्टूडेंट बैठे हैं। मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ से बोला कि आपको इधर फटाफट यूँ निकलना है, फटाफट निकलना है। तो क्या ये स्टूडेंट यहाँ से निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा, क्योंकि इसके सामने प्रतिरोध क्या है, कम है। तो फटाफट निकल गया, सिर्फ फ्लूजर हो गया, प्रतिरोध कम था, इसलिए ये स्टूडेंट यहाँ से निकल गया। तो ये बात किसने बोली? फ्लूजर ने बोली। इसके अपोजिट ये कंडीशन होती कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैंने इस लास्ट वाली स्टूडेंट को बोला कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो क्या ये निकल सकता था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने प्रतिरोध ज़्यादा था। तो प्रतिरोध ज़्यादा है, वहाँ पर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ पर प्रतिरोध कम है वहाँ पर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगला नियम है अपना सैक का नियम। कौन सा नियम है? सैक का नियम। और प्रत्येक मदर सेल 2 समान डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है। और ये बात किसने बोली? ये सैक भाई साहब ने बोला कि प्रत्येक मदर सेल है वो समान डॉटर सेल में विभाजित हो सकती है या फिर हो जाती है। इन्होंने ये बात बोली। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 46 होंगे। किसके अकॉर्डिंग? सैक के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने एक दूसरी बात भी बोली। क्या बोली? प्रत्येक विदलन तल पूर्ववर्ती विदलन तल को समकोण पर काटता है। क्या ये लाइन समझ में आई? देखो, ये एक अंडा है और इधर ये क्या हो गया, विदलन हो गया। तो अब ये एक दूसरा विदलन हो गया, ये हो गया। तो ये वाला विदलन तल पूर्ववर्ती विदलन तल हो गया, दूसरा विदलन इधर से हुआ, तो ये विदलन तल पहले वाले यानी पूर्ववर्ती विदलन तल को समकोण पर काटता है कि नहीं काटता? काटता है। देखो, ये वाला इसको इस तरीके से काटेगा तो ये समकोण हो गया, और इस तरीके से काटेगा तो इधर समकोण हो गया, और इस तरीके से इधर काटेगा तो ये भी समकोण हो गया, और इधर काटेगा तो ये भी समकोण हो गया। और ये बात किसने बोली? सैक ने बोली, ठीक है। तो अगला नियम देखो, हर्टविग का नियम है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इस नियम के अनुसार स्पेंडल फाइबर का निर्माण सदैव साइटोप्लाज्म की लंबी अक्ष पर होता है। तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म इधर है, तो साइटोप्लाज्म की लंबी अक्ष पर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। ये बात हर्टविग ने बोली। जबकि फ्लूजर ने क्या बोला? फ्लूजर ने ये बोला कि जहाँ पर कम प्रतिरोध होगा वहाँ पर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो ये थे नियम जो आपको ध्यान रखने हैं। और आगे हम पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन। आपको पता है कि क्लीवेज के दौरान जाइगोट से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रोसेस ब्लास्टुलेशन कहलाती है। तो आज हम ब्लास्टुलेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखो, ये क्या है, एक जाइगोट है। और ये जाइगोट आपको पता है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और जाइगोट है वो मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है। तो यहाँ पर क्लीवेज होता है। और क्लीवेज को आप सबको पता है कि सेलुलेशन और सेगमेंटेशन भी कहते हैं। सेलुलेशन क्यों कहते हैं? आपको सब
आपको पता है जैसे जैसे विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उस दौरान नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो सेलुलेशन कहते हैं। और आपको पता है कि जो बाहर की लेयर है वहाँ पर जैसे ये सेगमेंट बनते हैं, और इन सेगमेंट को आपको पता है कि ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसकी वजह से सेगमेंटेशन भी कहते हैं क्लीवेज को, ठीक है। तो जाइगोट से ब्लास्टुला का बनना, ये प्रोसेस ब्लास्टुलेशन कहलाती है, ठीक है। और जो बाहर की जो आउटर लेयर है ये ब्लास्टोडर्म कहलाती है, क्योंकि ब्लास्टोमियर आपस में मिलकर के ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं जो आउटर सेल मास कहलाती है, और आउटर सेल मास आगे चल करके प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करती है। और ये प्लेसेंटा आप सबको पता है कि एक एडिशनल ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है जिनको इनर सेल मास कहते हैं, यानी एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं, और आगे चल करके ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है, और ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जबकि ये होलो है क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसकी वजह से ये होलो होता है, जबकि जो मोरुला होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर और सिंगल लेयर्ड होता है। कौन? ब्लास्टुला। मोरुला भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर और सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन एक अंतर है मोरुला और ब्लास्टुला में। मोरुला सॉलिड स्ट्रक्चर है, जबकि ब्लास्टुला है वो एक होलो है, क्योंकि उसमें एक ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ब्लास्टुला। और ये जो ब्लास्टुला है आपको पता है कि एनिमल्स के संदर्भ में इसको ब्लास्टुला बोला जाता है, और जो मैमल्स होते हैं उनके संदर्भ में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली एक बात और है, जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं ना, यूथेरियन मैमल्स में जिसमें ह्यूमन भी आता है, रैट, मंकी, रैबिट, माइस, ये सारे के सारे यूथेरियन मैमल्स में आते हैं, और इन्हीं में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, प्लेसेंटा ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर ही प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। बाकी में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो योग रहता है, और योग क्या करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, तो वहाँ प्लेसेंटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनमें योग कम होता है, इसकी वजह से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है, तो प्लेसेंटा तो यूथेरियन मैमल्स में ही बनता है, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स में ब्लास्टुला अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग ब्लास्टुला होने का कारण क्या है? कारण ये है कि जो अंडा होता है, उसमें भैया योग की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। और योग की मात्रा अलग अलग होता है, तो आप सबको पता है उसमें जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी अलग अलग होगा, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसमें जो ब्लास्टुला होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्लास्टुला पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। तो इसमें देखो, सबसे पहले है सीलोब्लास्टुला, दूसरा है स्टीरियोब्लास्टुला, थर्ड है एम्फीब्लास्टुला, फोर्थ है डिस्कोब्लास्टुला, और पांचवा है पेरीब्लास्टुला, ये दोबारा से लिखा गया पेरीब्लास्टुला, और छठा है ब्लास्टोसिस्ट। तो टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला 6 हैं: सीलोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, पेरीब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से लिखा जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला को याद किस तरीके से रखोगे? देखो ट्रिक, देखो इनकी। सीलो, स्टीरियो और एम्फी के साथ डिस्को पहुंचा, और परी वहां अपने भाई ब्लास्टोसिस्ट के साथ आई। दोबारा से देखो, सीलो, स्टीरियो और एम्फी के साथ डिस्को पहुंचा, और परी वहां अपने भाई ब्लास्टोसिस्ट के साथ आई। तो सीलो से हो जाएगा सीलोब्लास्टुला, स्टीरियो से हो जाएगा स्टीरियोब्लास्टुला, और एम्फी से हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला, डिस्को से हो जाएगा डिस्कोब्लास्टुला, और परी से हो जाएगा पेरीब्लास्टुला, और ब्लास्टोसिस्ट से हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट।
तो सीलो, स्टीरियो और एम्फी के साथ डिस्को पहुंचा और परी वहाँ अपने भाई ब्लास्टोसिस्ट के साथ आई। तो ये एक ट्रिक थी जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो 2-3 बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा। खाना खाते वक्त, लिखते वक्त, नहाते वक्त ये बोलते रहना, जिसकी वजह से ईजिली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सीलोब्लास्टुला। ठीक है, अब देखो सीलोब्लास्टुला में एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले आप सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा में आप सबको पता है जैसे हाइड्रा, ओबेलिया ये आ जाएंगे। और फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसमें सी अर्चन, स्टार फिश, तो जैसे हाइड्रो, ओबेलिया, सी अर्चन, और इनमें ये जो ब्लास्टुला होगा वो सीलोब्लास्टुला होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर होंगे, ये आपको जो ब्लास्टोमियर दिख रहे हैं, ये ब्लास्टोमियर आकार में छोटे होंगे, लेकिन ये ब्लास्टोमियर इनका सबका समान आकार रहेगा। मतलब ब्लास्टोमियर का आकार छोटा पर सारे ब्लास्टोमियर एक ही आकार के होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी सी कैविटी पाई जाती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे। और आपको पता है यहाँ पर योग की मात्रा कम होगी, और योग की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ क्लीवेज यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, योग कम है। और आपको पता है योग कम है, इसलिए यहाँ पर जो कैविटी होगी वो बड़ी होगी। योग ज़्यादा होता तो कैविटी होती नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो कैविटी होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो ब्लास्टोसील कैविटी आकार में बड़ी होगी। यहाँ पर माइक्रोलेसिथल एग आएंगे। ठीक है, माइक्रोलेसिथल में पता है आपको, इस इकाइनोडर्मेटा, सी अर्चन, ये सारे के सारे माइक्रोलेसिथल एग में आते हैं। तो इनमें सीलोब्लास्टुला पाया जाता है। ठीक है, और अगला है अपना स्टीरियोब्लास्टुला। अब स्टीरियोब्लास्टुला में देखो, यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर आपको ये नज़र आ रहे हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है, तो ये ब्लास्टोमियर आपको पता है कि बड़े आकार के हैं। कैसे हैं, बड़े आकार के हैं, पर सारे के सारे ब्लास्टोमियर का आकार क्या होता है, समान होता है। ब्लास्टोसील कैविटी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, छोटी है। ठीक है, और ये आकार में छोटी होती है। एग्जाम्पल है इसका मोलस्का और एनेलिडा। तो मोलस्का और एनेलिडा में जो ब्लास्टुला पाया जाता है इसको स्टीरियोब्लास्टुला कहा जाता है। एनेलिडा में जैसे नैरीज वगैरह ये आ जाएंगे। तो इस सीलोब्लास्टुला और स्टीरियोब्लास्टुला में अंतर क्या है कि सीलोब्लास्टुला होता है उसमें तो ब्लास्टोमियल छोटे आकार के होते हैं। ब्लास्टोमियर आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं पर समान होते हैं। और जो कैविटी होती है वो सीलोब्लास्टुला में बड़ी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, वो कैविटी छोटी होती है। और यहाँ पर भी ब्लास्टोमियर आकार में समान तो होते हैं लेकिन बड़े आकार के होते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर था। और अब हम पढ़ेंगे एम्फीब्लास्टुला। ये जो एम्फीब्लास्टुला था ये तो हमने कल भी पढ़ा था ना। तो ये आप सबको पता है कि अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी असमान पूर्ण भंजी विदलन के दौरान ये बनते हैं। देखो ये एम्फीब्लास्टुला है, और इसमें ये आपको नज़र आ रहा है जैसे एक फ्रॉग का एग है, और इधर जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो छोटी है। ठीक है, और यानी ऊपर की तरफ यानी एनिमल पॉल की तरफ जो ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, इसकी वजह से उसको माइक्रोमियर कहते हैं। और वेजिटल पॉल की तरफ आपको जो ब्लास्टुला नज़र आ रहे हैं ये बड़े आकार के हैं, और इस कारण से मैक्रोमियर कहते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि योग एनिमल पॉल पर योग कम होता है और क्लीवेज वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। वेजिटल पॉल पर योग कम और क्लीवेज वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एम्फीब्लास्टुला में दो तरीके के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर। और इस तरीके के ब्लास्टुला को हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए क्लास एम्फीबिया, और एम्फीबिया में आप सबको पता है कि यहाँ पर फ्रॉग आता है, टोड आता है, सैलामेंडर आता है, हाइला आता है। तो ये सारे के सारे क्लास एम्फीबिया में आएंगे। और क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आपको पता है कि पैट्रोमाइजोन आता है। पैट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, असमान पूर्ण भंजी विदलन हुआ, और इससे जो ब्लास्टुला बना वो एम्फीब्लास्टुला कहलाता है।
ठीक है, दो तरीके के ब्लास्टोमियर हैं, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर। माइक्रोमियर एनिमल पोल की तरफ और मैक्रोमियर वेजिटल पोल की तरफ। ठीक है, और आगे वाला है डिस्कोब्लास्टुला। कौन सा है? डिस्कोब्लास्टुला। ये भी हमने कल पढ़ा था। देखो इसमें क्या है, डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग में इस तरीके का ब्लास्टुला आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरीके का? डिस्कोब्लास्टुला का। तो डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग यानी चक्रीकाब या फिर बिम्बाब गोलार्ध पीत की अंडे में क्लीवेज होगा, विदलन होगा, और विदलन भी किस तरीके का होगा? डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन सा है? डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यानी चक्रीकाब बिम्बाब अंशभंजी विदलन होगा, जिसकी वजह से जो ब्लास्टुला बनेगा उसको डिस्कोब्लास्टुला कहा जाता है। कौन सा ब्लास्टुला कहा जाता है? डिस्कोब्लास्टुला कहा जाता है। देखो इस तरीके से मान लीजिए कोई, ये क्या है, कोई एग है और आपको पता है कि इधर क्या भरा हुआ है, योक भरा हुआ है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस न्यूक्लियस को हम जर्मिनल डिस्क या फिर ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है। तो योग प्रेजेंट है, इसका मतलब विदलन यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है, विदलन यहाँ तो नहीं होगा, तो विदलन होगा इस जर्मिनल डिस्क या फिर ब्लास्टोडिस्क में। तो एक डिस्क में विदलन होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मतलब डिस्क में हो रहा है तो इसको डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाएगा। तो इस दौरान डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से डिस्कोब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज होने के बाद ये क्या था, एग था, इधर योक भरा हुआ था, यहाँ पर क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो इसके अंदर ऐसे ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। ठीक है, ये वैसे मैंने कल बताया था आपको, ये ब्लास्टोमियर कहाँ बन गए, जैसे यहाँ बन गए। तो ये ब्लास्टोमियर आगे चल करके इस तरीके से ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन कर देंगे, और इनके बीच में जो कैविटी पाई जाता है इसको ब्लास्टोसील कैविटी बोला जाता है, और इधर योक भरा हुआ होता है। तो एग्जाम्पल देखिए कि इसका रेप्टीलिया है, और क्लास रेप्टीलिया और क्लास एवीज, और एवीज में आप सबको पता है कि बर्ड्स आते हैं। तो याद आप इस तरीके से रख सकते हो, जैसे मुर्गी बर्ड्स में आती है, तो मुर्गी क्या करती है, डिस्को करती है। तो मुर्गी डिस्को करती है तो मुर्गी में डिस्कोब्लास्टुला पाया जाएगा। मुर्गी में जो ब्लास्टुला पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्कोब्लास्टुला। और सांप यानी स्नेक, भाई रेप्टिलिया में स्नेक आता है, तो स्नेक क्या करेगा, स्नेक तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्को करवा भी देता है, करता ही नहीं है, करवाता भी है। ठीक है, तो याद रखोगे कि मुर्गी डिस्को करती है और स्नेक भी क्या करता है, डिस्को करता है, इसलिए डिस्कोब्लास्टुला उनमें पाया जाएगा। ठीक है, और आगे है पेरीब्लास्टुला। आगे क्या है, पेरीब्लास्टुला। जो पेरीब्लास्टुला है उसमें आप सबको पता है कि सेंट्रोलेसिथल एग आते हैं, और सेंट्रोलेसिथल में इंसेक्ट आता है। ठीक है, और तो सेंट्रोलेसिथल एग में सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और इससे जो बनेगा ब्लास्टुला उसको पेरीब्लास्टुला कहेंगे। ठीक है, आ गई होगी बात समझ, क्योंकि सेंट्रोलेसिथल एग में सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यानी सतही अंशभंजी विदलन होगा, और जिसकी वजह से जो ब्लास्टुला बनेगा उसको पेरीब्लास्टुला कहा जाता है। देखो ये भी मैंने कल बताया था आपको, जब सुपरफिशियल में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ाया था, तब नाम से ही पता चल रहा है कि जो विदलन होगा वो सतह पर होगा, अंश एक अंश में होगा। ठीक है, तो सतही अंशभंजी विदलन कहलाता है। तो सेंट्रोलेसिथल है, नाम से पता चल रहा है कि सेंटर में योक होगा, तो विदलन की क्रिया सेंटर में तो हो नहीं सकती। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर योक भरा हुआ है, और आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है ये परिधि की तरफ प्रेजेंट होता है, और आपको ये नज़र आ रहा है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और विटेलाइन मेम्ब्रेन आपको पता है कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, और ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल, और इधर से स्पर्म एंटर होता है, और ये जो कवर है इस पर कोरियोन पाया जाता है। तो इसकी वजह से कोरियोन जो कवर पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ ये क्लिडोइक एग भी कहलाता है। तो यहाँ पर होगा जो विदलन, उस विदलन को बोलते हैं सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज।
कौन सा बोलेंगे? सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलेंगे। और आप सबको पता है यहाँ पर पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ये जो न्यूक्लियस है इस तरीके से आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, इससे ये न्यूक्लियस यहाँ पर फ्रीली डिवाइड हो जाता है, या फिर यूँ कह दो कि न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस यहाँ पर फ्रीली डिवाइड हो जाता है। और आप सबको पता है कि एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और विदलन की क्रिया जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है वहीं पर होता है। योग जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर विदलन की क्रिया नहीं होती है। तो अंदर तो होगा नहीं क्योंकि योग भरा हुआ है, तो विदलन बाहर होगा। तो बाहर होगा तो ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, और इस तरीके से जो ये ब्लास्टोमियर आपस में मिलकर के जो ब्लास्टोडर्म बनाते हैं उसको पेरिडर्म कहा जाता है, और ये ब्लास्टुला पेरीब्लास्टुला कहा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से पेरीब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ ये बता दिया है। आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है, वो है इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर में तो योग भरा हुआ है, तो भाई ब्लास्टोसील कैविटी कहाँ पाई जाएगी? सेंटर में योग भरा हुआ है, साइड में विदलन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है ब्लास्टोसील कैविटी। तो नोट करके लिख लो, पेरीब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी अब्सेंट होती है। सेंट्रोलेसिथल एग में पेरीब्लास्टुला होता है, और इन एग में ब्लास्टोसील कैविटी नहीं पाई जाती। इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज हमारा लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बारे में तो शुरुआत से बताती हुई आ रही हूँ मैं आपको, कि क्लास मैमेलिया, और मैमेलिया में आप सबको पता है कि यूथेरियन मैमल्स आते हैं, और यूथेरियन मैमल्स में ह्यूमन आता है, माइस आता है, रैबिट आता है, और मंकी आता है। ठीक है, ये रैबिट है, टी भी लगा लेना इसके आगे, रैबिट। तो ह्यूमन, माइस, रैबिट और मंकी ये सारे के सारे यूथेरियन मैमल्स हैं। और यूथेरियन मैमल्स में आप सबको पता है कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, योग की मात्रा कम होता है। ठीक है, और इनमें जो ब्लास्टुला पाया जाता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाती, जो मोरोला की जो कुछ सेल्स होती हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, उनको आउटर सेल मास बोला जाता है। आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट भी बोला जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा एक एडिशनल ऑर्गन है जो मदर और बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। ठीक है, और मदर और बेबी में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और बेबी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको क्या करता है कि बेबी प्लेसेंटा के थ्रू वो मदर की बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा मदर उसे आउट कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स अंदर की तरफ रीअरेंज हो जाती हैं, इनको इनर सेल मास कहा जाता है। और इनर सेल मास आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करती है, और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, इसका एक नाम और है एल्ब्यूमिन कैविटी भी कहते हैं। तो इस तरीके का जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ह्यूमन, माइस, रैबिट और मंकी में पाया जाता है। तो आप सबको पता है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, दिमाग में आपको रखना है कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा उसमें योग की मात्रा नगण्य होगी। ठीक है, योग बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, जितना भी योग पाया जाएगा वो पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होगा, और ये सब के सब एलेसिथल एग में आते हैं। याद आया कुछ? ठीक है, तो आज ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लीवेज के दौरान ही आती है, क्योंकि जाइगोट में क्लीवेज होता है तभी तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद में हम गैस्ट्रुला पढ़ेंगे, और गैस्ट्रुला के बाद में हमारा प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तक तो प्लेसेंटा के बारे में नॉर्मल बातें पढ़ रहे थे, अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रुला कंप्लीट हो जाएगा तब हम जितना भी पढ़ा उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।